इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है पेटेंट के नियमों का उल्लंघन करना। अभी वो कैसे करता है और कौन करता है, चलिए डिस्कस करते हैं अपनी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सब तक को सर्कुलेट होती रहे मेरी वीडियो। चलिए डिस्कस करते हैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट यानी कि पेटेंट के नियमों का उल्लंघन करना तब होता है ये यदि किसी के पास पेटेंट राइट है, किसी ऑनर के पास यदि उसे पेटेंट ग्रांट किया गया है, मीन्स उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं पेटेंट को सेल करने के, मैन्युफैक्चर करने के। लेकिन यदि कोई उसकी जानकारी के बाहर या उसकी जानकारी के बिना उसके पेटेंट को, यदि उसका चाहे प्रोसेस है चाहे प्रोडक्ट है, यदि उसकी जानकारी के बिना उसे मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, इंपोर्ट करता है, तो वो आता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन अभी ये कैसे पता चलेगा कि पेटेंट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है? उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्या है वो पॉइंट्स की, व्हाट आर द टिप्स दैट आर देयर टू आइडेंटिफाई कि आपके पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है यानी कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सबसे पहला है कि आप जाकर पहले पेटेंट डेटाबेस में सर्च करिए। क्यों? क्योंकि पेटेंट्स आर द टेरिटोरियल राइट्स। ऐसा नहीं है कि यदि आपने इंडिया में पेटेंट लिया है तो वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, नहीं। यदि आपने इंडिया में पेटेंट लिया है तो वो सिर्फ इंडिया के नियमों का ही पालन करेगा। यदि कोई बाहर का व्यक्ति यानी कि यूरोप का, सपोज यूएस का व्यक्ति सेम आपके प्रोसेस मेथड को यूज करके अगर वो पेटेंट ले रहा है तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ टेरिटोरियल राइट्स हैं आपके पास, यू हैव नॉट टेकन। अगर आपने उसके लिए अगर पीसीटी लिया होता तो फिर डेफिनेटली आप उस पर क्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर आपने पीसीटी के द्वारा अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं की है, आपको पेटेंट ग्रांट नहीं किया गया है, सिर्फ इंडिया में ग्रांट किया गया है, तो पेटेंट्स को हम बोलते हैं टेरिटोरियल राइट। सबसे पहले जाके पेटेंट डेटाबेस में आप सर्च कर लीजिए कि क्या वो सिर्फ इंडिया का है या फिर बाहर का है। इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आता है कि क्लेम्स, क्योंकि क्लेम्स ही ऐसे हैं जो कि पेटेंट के प्रोटेक्शन के स्कोप को डिस्कस करते हैं। यदि मैं कहूँ कि मैंने एक मलेरिया के लिए एक कंपोजिशन तैयार किया है, अभी जब मैं कह रही हूँ कि मैंने मलेरिया के लिए कंपोजिशन तैयार किया है तो उसमें मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि उसने मलेरिया के डिटेक्शन के लिए कोई डिवाइस यूज किया है, तो वो तो आपके पेटेंट के नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आप कंपोजिशन की बात कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिए कि क्या प्रोसेस हो रहा है या फिर प्रोडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आगे और एक हम डिस्कस करते हैं। चलिए मानिए कि आपने एक पेटेंट लिया है अ कंपोजिशन टू ट्रीट मलेरिया, लेकिन आपने उसमें मेंशन नहीं किया है कि क्या आप प्लांट बेस्ड यूज कर रहे हैं या फिर सिंथेटिक केमिकल्स को यूज करके आप कंपोजिशन को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने ये बोला है कि प्लांट बेस्ड कंपोजिशन टू ट्रीट मलेरिया, अभी उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को यूज किया है और वो प्लांट्स को कंपोजिशन जब उसने तैयार की है तो उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी एकदम से इंक्रीज हो रही है। सपोज आपकी कंपोजिशन की बायोअवेलेबिलिटी है 40% और उसने बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज की है 85% तक, तो यहाँ पे भी अभी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है प्लांट बेस्ड कंपोजिशन और उसने ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ा के दिखाई है। या फिर और एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अ प्लांट बेस्ड कंपोजिशन ऑफ बेवरेजेस। यदि आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं प्लांट बेस्ड, तो यानी कि आप ओनली प्लांट्स को यूज करके एक बेवरेज को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने क्लेम किया ही नहीं है ऐसा प्लांट बेस्ड, हो सकता है उसने केमिकल्स या कोई सिंथेटिक मटेरियल्स को यूज करके अगर उसने कंपोजिशन को तैयार किया है, तो उस केस में भी आप हकदार नहीं है उसे क्लेम करने का। इसलिए जब भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने आपके इन्फ्रिंजमेंट किया है पेटेंट पे, तो सबसे पहले आप क्लेम्स क्लेम्स देख लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट आप अपने क्लेम्स देखिए, डिपेंडेंट क्लेम्स देखिए, इंडिपेंडेंट क्लेम्स देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक उसने आपके पेटेंट को इन्फ्रिंज किया है। और इसमें आता है क्योंकि डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट होता है। क्योंकि अगर हम इंडियन पेटेंट एक्ट की बात करें तो सेक्शन 104 से 114 तक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को डिस्कस किया गया है। अभी जब हमने बोला है कि डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट यानी कि एज सच उसने आपके पेटेंट को मैन्युफैक्चर किया है, सेल किया है या फिर इंपोर्ट किया है, वो हो जाएगा डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि अभी आप क्या करेंगे, उसने डायरेक्टली मींस कंप्लीट कंपोजिशन को यूज ना करके अभी हम एलिमेंट टू एलिमेंट जाएंगे। क्योंकि अगर हम सपोज एक बात करें कि टेम्पर प्रूफ लॉक, अभी टेम्पर प्रूफ लॉक में हो सकता है कि वो आपने अपनी क्लेम में मेंशन किया है टेम्पर प्रूफ लॉक, लेकिन अगर सामने वाले ने मेंशन किया है टेम्पर प्रूफ लॉक, अभी वो चाहे ऑटोमेटिक उसने मेंशन किया है, मान लीजिए सेमी ऑटोमेटिक डिस्कस किया है उसने, या फिर
डिजिटल लॉक उसने टेम्पर प्रूफ लॉक लेकर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अभी क्या किया है उसने, हमें डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विवेलेंट में एलिमेंट टू एलिमेंट जाके देखना पड़ेगा कि उसने हो सकता है कि कुछ एलिमेंट में चेंजेस करके, आपका कंप्लीट कॉम्पोजिशन ना यूज करके कुछ एलिमेंट में चेंजेस करके उसने इंफ्रिंजमेंट किया है। तो अभी इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेटेंट अटॉर्नी की, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या वो क्लेम टू क्लेम एज सच क्लेम्स यूज कर रहा है या फिर एलिमेंट टू एलिमेंट हमें जाके उसे देखना चाहिए कि उसने आपके पेटेंट का कुछ पोर्शन लिया है और उस पर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विवेलेंट आपको बता रहा है कि किस हद तक आपका पेटेंट इन्फ्रिंज हो रहा है। चलिए पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के समझना डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। सबसे पहला केस था पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का डार्सी वर्सेस एलन के बीच। सन 1594 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने डार्सी को ताश के पत्तों को उसने खेलने का एक बहुत ही उम्दा तरीका उसने खोज निकाला था, जिसके लिए क्वीन एलिजाबेथ वन ने उन्हें उसके लिए पेटेंट दिया था ताकि ताश के पत्तों को वो एक अलग तरीके से चाहे तो बना सकते हैं, वो खेल सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें पेटेंट दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात एलन नाम के एक व्यक्ति ने भी सेम वे से ताश के पत्तों को बनाना और खेलना शुरू कर दिया। तो अभी डार्सी को ये देख के तो बहुत गुस्सा आया, तो डार्सी ने ये केस कर दिया। और जब ये केस गया कि इन कोर्ट ऑफ कॉमन प्लेयर्स, यानी कि उस वक्त में ऐसा था कि जो सिविलियंस थे या कॉमन सिटीजन्स थे उनके केसेस को हैंडल करने के लिए कोर्ट ऑफ कॉमन प्लेयर्स होता था। तो वहां पे जब ये केस गया तो डेफिनेटली पाया गया कि एलन भी सेम प्रोसेस को यूज करके अपने ताश के पत्तों को तैयार कर रहा है। तो वहां पे ये पाया गया, ये पहला केस पाया गया कि जो कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का, कि उन्होंने डार्सी के पेटेंट को नियमों का उल्लंघन किया था और सेम तरीके से वो ताश के पत्तों को तैयार कर रहे हैं। केस डिस्कस करते हैं गूगल वर्सेस सोनोस। सोनोस जो कि एक हाईटेक ऑडियो टेक्नोलॉजी कंपनी है। अभी सोनोस ने केस ठोक दिया गूगल पे। किसके लिए? सोनोस ने कहा कि गूगल ने उसके स्मार्ट स्पीकर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, जो कि उसकी टेक्नोलॉजी के पे पेटेंट अवेलेबल था। अभी जब ये केस कोर्ट में गया तो हाल ही में यूएस की कोर्ट ने ये ऑर्डर किया गूगल को पे करने के लिए। कितना पे करने के लिए? $32.5 मिलियन। इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी उन्होंने कैसे ये कैलकुलेट किया? उन्होंने ये ऐसे कैलकुलेट किया कि गूगल पे करेगा। अभी उसके हर एक स्मार्ट स्पीकर की कीमत थी $2.30 और गूगल 14 मिलियन डिवाइसेस ऑलरेडी मार्केट में सेल कर चुका था। तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया गया और यूएस कोर्ट ने गूगल को ये नोटिस दिया कि वो $32.5 मिलियन पे करेगा सोनोस को, जो कि उसने उसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को इन्फ्रिंज किया है बिना उसकी परमिशन के। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में शामिल होती हैं। चलिए अपना फिर से और एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं, नोकिया वर्सेस ओप्पो और वन प्लस का, जो कि 2021 का केस है। अभी नोकिया ने ये केस फाइल किया कि ओप्पो और वन प्लस उसकी 4G और 5G टेक्नोलॉजी पे जो पेटेंट है उसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं। अभी नोकिया ने क्या किया था? नोकिया ने अपनी 4G और 5G सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था नोकिया। जब नोकिया ने ये पाया कि ओप्पो और वन प्लस भी उसकी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है बिना उसकी परमिशन के, तो उसने केस फाइल कर दिया। उसने केस फाइल किया कुछ कंट्रीज़ में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स। तो जब जर्मन कोर्ट में स्पेशली ये केस गया तो जर्मन कोर्ट ने ये पाया कि ओप्पो और वन प्लस की जो पेरेंट कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, वो रियली नोकिया के आईपी राइट्स का उल्लंघन कर रही थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि या तो नोकिया को फीस पे करे ओप्पो और वन प्लस एज अ लाइसेंस फी, या फिर वो कम्प्लीटली अपने स्मार्टफोन्स को मार्केट से निकाल ले। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि कैसे ये केस हैंडल किया गया जर्मन कोर्ट के द्वारा। तो अभी ये केस बाकी की और कंट्रीज में चल रहा है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का अगला केस डिस्कस करते हैं फाइजर वर्सेस टेवा फार्मास्यूटिकल्स में। फाइजर को अपनी ड्रग लिरिका के लिए 2004 में एफडीए ने पेटेंट ग्रांट किया था। लिरिका जो कि ड्रग की क्लास है प्रीगैबलिन, जो कि यूज होती है इन फाइब्रोमैल्जिया और डायबिटिक नर्व पेन और एंजाइटी के लिए। फाइब्रोमैल्जिया जिसमें कि पूरी बॉडी में पेन और टेंडरनेस फील होता है, और डायबिटिक नर्व पेन की अगर एक्सेस ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो उस केस में वो नर्व्स को डैमेज करता है। तो इन कंडीशंस को काउंटरएक्ट करने के लिए लिरिका को पेटेंट ग्रांट किया गया था। 2004 में फाइजर को दिया गया था इसका पेटेंट। लेकिन 2009 में
टेवा फार्मास्यूटिकल्स ने इसका जेनरिक वर्जन लॉन्च कर दिया। जब फाइजर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ऑब्वियसली कोर्ट में केस कर दिया कि अगर ऑलरेडी पेटेंट है तो उस पे तो अभी जेनरिक वर्जन लॉन्च किया ही नहीं जा सकता। तो जब कोर्ट में सेटलमेंट हुआ इसका 2013 में इसका कोर्ट में सेटलमेंट हुआ तो टेवा फार्मास्यूटिकल्स ने फाइजर को पे करने के लिए एग्री हुआ $2.15 बिलियन, जो कि उनका लॉस हुआ था अगर इसको जेनरिक वर्जन लॉन्च करके, तो इसके लिए उन्होंने उसको पे किया फाइजर को। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस ड्रग की सेल 2011 में लिरिका की सेल पहुंच गई थी $3.7 बिलियन। जब कंपनी इतना पैसा कमा रही है तो वो क्यों ना फायदा उठाए पेटेंट का। सो गाइस यही तो फायदा है, पेटेंट मोनोपोली देता है कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं इससे। तो ये कुछ ही केसेस हमने पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के डिस्कस किए, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं लेकिन हम अपनी वीडियो में कुछ ही केस डिस्कस किए हैं आज की अपनी वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि और केस डिस्कस करूँ मैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और चलिए हम अपनी वीडियो आज की यहीं पे समाप्त करते हैं और होप आपको मेरी वीडियो ये भी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करते ही रहिए मेरी वीडियोज़ को।